हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित हम पूरा जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो बीएड नाम से प्लेलिस्ट होगी वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बीएड का जो पाठ्यक्रम है वो काफ़ी विस्तृत होता है। इसी चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया है, हमने बनाई है एक अपनी वेबसाइट। ये वेबसाइट है kalyaninstitute.in। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा और आप मेन्यू में जा करके बीएड को आप सेलेक्ट करेंगे और फिर बीएड पे सेलेक्ट करते ही आपके पास बीएड का संपूर्ण पाठ्यक्रम ओपन हो जाएगा। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा और इसीलिए आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो के अंतर्गत वो है प्रस्तावना के संदर्भ में, कि किस तरह से जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कौन सी प्रस्तावना है और इसके क्या उद्देश्य है, इसके संदर्भ में आज हम बात करेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे। जो प्रस्तावना होती है किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना, या ये कहे कि किसी भी पुस्तक की जो प्रस्तावना होती है वो एक तरह से उस पुस्तक का एक परिचय होता है और ये एक उस पुस्तक के परिचय के साथ उसमें इस चीज़ को हम जान सकते हैं कि संपूर्ण पुस्तक में क्या चीज़ है, क्या क्या उस पुस्तक में एक विस्तृत स्वरूप में दिया गया है, उसको हम एक प्रस्तावना के द्वारा समझ सकते हैं। अगर हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हम ये देखें कि किस तरह से ये प्रस्तावना है। प्रस्तावना उस संविधान के एक प्रथम पृष्ठ पर इंकित है। एक तो है कि ये प्रथम पृष्ठ पर इंकित है। जो संपूर्ण संविधान है वो उसका एक सार है प्रस्तावना में, यानी कि उस संविधान के संपूर्ण संविधान का वो सार है क्या, संविधान की जो प्रस्तावना है। प्रस्तावना से कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने पर वो होगा तो वो हमारे जो संविधान है उसका वो प्रस्तावना के द्वारा वो ये पता लगा सकता है कि इस देश में, इस देश के संविधान में और इस देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के लोगों को अधिकार दिए गए हैं और किस तरह की यहाँ पे शासन प्रणाली है। वो सब कुछ कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से वो ये उस प्रस्तावना को पढ़ करके ये पता लगा सकता है कि इस देश की कैसी व्यवस्थाएं हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारे देश की संविधान की जो प्रस्तावना है वो सब उद्देश्य एवं शक्तियाँ कहीं ना कहीं इसमें समाहित है, जो हमारे संपूर्ण देश के जो संविधान की प्रस्तावना में उसका विवरण किया गया है। क्योंकि इतना महत्व है किसी भी पुस्तक की जो प्रस्तावना होती है, क्योंकि जो संपूर्ण जो पुस्तक होती है जिसका विस्तृत भाग होता है वो सब झलक कहीं ना कहीं जो प्रस्तावना है उसमें दिखाई देती है। तो इसी तरह से जो हमारे देश का जो संविधान है, जो संविधान में, पूरे संविधान में जो जो चीज़ें समाहित है उसकी झलक हमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उन सब जिस बेस पे हमारा संविधान टिका हुआ है, जो जो मूल चीज़ें हमारे संविधान की है, उस चीज़ को उन संदर्भों में उनको समाहित किया गया है। हमारे देश की जो प्रस्तावना है संविधान की उसमें समाहित किया गया है। उसको हम देखेंगे कि ये प्रस्तावना क्या है, जिसमें कि जो हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना ये है कि किस संदर्भ में है, इसको हम देखेंगे। शब्द में इसको पढ़ेंगे कि कौन सी प्रस्तावना है, किस तरह से इसका एक एक शब्द का अर्थ है उसको भी जानेंगे। हमारे देश की जो प्रस्तावना है वो पढ़ी जाती है बिल्कुल एक फ्लो में, जिसमें कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से हमारे देश के संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें कुछ शब्द है जिनको जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन, इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें कि है समाजवादी शब्द, इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976, और पंथ निरपेक्ष, इसको भी जोड़ा गया, और इसमें एक शब्द है अखंडता, ये भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 3 शब्दों को समाहित किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब ये सवाल उठता है कि ये शब्द बाद में क्यों समाहित किए गए, क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या इसका प्रावधान कहीं संविधान में नहीं था, इसलिए क्या मूल जो प्रस्तावना उसमें इसका वर्णन नहीं है? नहीं, इसको मैं बताता हूँ अब किस तरह से क्यों जोड़ा गया। देखिए, जो हमारा संपूर्ण जो संविधान है वो उसका जो बेस है वो है समाजवादी, क्योंकि हर एक कार्य जो किए जाएंगे वो समाजवादी परिप्रेक्ष्य से किए जाएंगे, क्योंकि जो हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है समाजवाद है, वो है किस तरह से समाजवाद व्यवस्था पर जो हमारी प्रणाली होगी वो टिकी रहेगी। और पंथ निरपेक्ष, ये हम जानते हैं कि हमारे देश में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसमें कि हम किस तरह से समानतापूर्ण यहाँ रहते हैं, और जो राज्य है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो हमारे संपूर्ण संविधान में वो है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पर आधारित है। और इसी तरह से अखंडता, हमारे जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है वो अखंड है, अखंडता पर आधारित है ये। तो इसीलिए जब ये सब जो संपूर्ण संविधान की जो ये नींव है, तो इसीलिए जो ये 3 शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इनको जोड़े गए 42वें संविधान 1976 द्वारा। इसीलिए जोड़े गए क्योंकि जो हमारा जो संपूर्ण जो संविधान है वो इस पर टिका हुआ है, तो इसीलिए इसको बाद में इसमें समाहित किया गया। अब हम जो संपूर्ण जो संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके संदर्भ में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इसकी ये विशेषताएं हैं। इसको हम जो इसके शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द, यही इम्पोर्टेंट रखता है हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य में भी, और साथ ही साथ जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसके संदर्भ में भी। तो इसको जानेंगे किस तरह से जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग, जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी कि जो संपूर्ण संविधान है, हमारी जो प्रस्तावना है वो समर्पित है हम सब भारत के लोग, क्योंकि जो संपूर्ण जो संविधान है ये भारत के लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों की भलाई हो। इसीलिए इस संपूर्ण संविधान में इस प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। इसमें भारत के लोगों का महिमा मंडन किया गया है, क्योंकि भारत के लोगों के लिए, भारत की बेहतरी के लिए इस संविधान समर्पित है। भारत का कल्याण कैसे किया जाए, भारत में रहने वाले लोगों का, इस संदर्भ में जो हमारे संपूर्ण जो संविधान है वो भारत के लोगों के लिए समर्पित है। तो इस तरह से जो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग। तो ये चीज़ हमारी क्लियर होगी कि किस तरह से हम भारत के लोग, क्योंकि भारत के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए जो ये संविधान है ये बनाया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि जो हमारा देश है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पर आधारित है। हम एक स्वतंत्र देश है और हमारा जो आंतरिक मामला है और बाह्य मामले हैं उसमें भारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हम उन निर्णय लेने में सक्षम है
हम आंतरिक और बाह्य जो हमारे संदर्भ में जो निर्णय होंगे हमारे देश के संदर्भ में, वो हमारी चुनी हुई सरकार लेगी, क्योंकि उनको वो अधिकार प्राप्त होंगे, वो स्वतंत्र है उन निर्णयों को लेने के लिए। हमारे ऊपर किसी भी अन्य देश का जो दबाव है वो दबाव नहीं होगा, हम किसी अन्य के अधीन कार्य नहीं करेंगे। हमारे पास वो शक्तियाँ विद्यमान है, हम प्रभुत्व संपन्न है, हम उसमें सक्षम है निर्णय लेने में, आंतरिक निर्णय हो या बाहरी निर्णय हो। विदेशी देश हमारे ऊपर इस तरह की जो हस्तक्षेप है वो नहीं करेंगे और विदेशी शक्तियों का नियंत्रण हमारे देश में नहीं होगा। तो इस संदर्भ में जो ये प्रभुत्व संपन्न है, इसका ये अर्थ है कि हमारा जो देश है वो प्रभुत्व संपन्न है, सक्षम है, स्वतंत्रता में मिली है। स्वतंत्रता मिलने के बाद जो हमारा देश जो हमारे आंतरिक मामले के जो निर्णय होंगे, वो जो भारी निर्णय होंगे अन्य देशों के संदर्भ में, उसमें हमारे जो निर्णय है, हमारे लिए जो निर्णय होंगे, हम उन निर्णयों को लेने में सक्षम होंगे। भारी जो ताकतें होंगी वो हमारे लिए निर्णय नहीं लेंगे। तो इसलिए जो हमारे देश है, हमारा जो देश है वो है प्रभुत्व संपन्न। तो इस संदर्भ में जो हमारे संविधान में जो ये इस शब्द का है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका ये अर्थ होता है। दूसरा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि जो यहाँ पे जो हमारे देश में वो लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होगा, यहाँ पे हर एक लोगों को पर्याप्त अधिकार होंगे और जो यहाँ पे जो सरकार होगी, जो यहाँ पे शासन करेगी, वो लोगों के द्वारा चुनकर आएगी। यानी कि जो शक्ति है वास्तव में शासन की शक्ति वो लोगों के हाथों में होगी। लोगों को यहाँ पे स्वामित्व प्राप्त होगा। लोगों के द्वारा चुनी हुई जो सरकार होगी वो यहाँ पे शासन करेगी एक निश्चित समय अवधि के लिए। तो इस तरह से लोकतांत्रिक यहाँ पे व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। यानी कि जो सरकार का जो एक मुखिया होगा, उस मुखिया का जो चुनाव होगा वो किया जाएगा जनता के द्वारा, जिसका एक निश्चित समय कालीन के लिए इसके लिए जो कार्यकाल होगा निर्धारित किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाएगा और वो चुनाव के द्वारा चुनकर आएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वंश से चले आ रहे जो शासन पद्धति है वो नहीं होगी, एकाकी शासन प्रणाली भी नहीं है। और यहाँ पे एक जो राजाओं के दौरान जो प्रथा थी, किस तरह से जो राज करेगा देश में, वो व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पे लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था यहाँ पे संचालित होगी। तो इस तरह से संविधान में जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जो व्यवस्था है इसका वो अर्थ है। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जो यहाँ पे हमारे देश में न्याय व्यवस्था होगी, किस तरह से लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाएगा, आर्थिक न्याय दिया जाएगा और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। हमारे संविधान में इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिसमें कि जो सामाजिक न्याय है उसके परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया है कि यहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही जाति, धर्म, वंश, जन्म के आधार पर, किसी भी आधार पर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सामाजिक न्याय यहाँ पे बरकरार होगा। किसी के साथ इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर रंग के आधार पर भेदभाव, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, उस भेदभाव के समाप्ति के लिए यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं संविधान में। किस तरह से जो ये भेदभाव है इसको खत्म किया जाएगा, तो ये सुनिश्चित करता है, हमारा जो संविधान है वो सुनिश्चित करता है कि किस तरह से हमारे देश में सामाजिक जो न्याय है वो लोगों को मिल सके। दूसरा है इसमें आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय ये कहता है कि जो हमारे देश में लोगों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जाएगा, और लोगों को पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे किस तरह से वो अपनी आर्थिक गतिविधियां कर सके, और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं लोगों के लिए किस तरह से जो साधन है साधनों का विकेंद्रीकरण हो सके, केंद्रीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण हो सके, जो आर्थिक न्याय है वो लोगों को मिल सके, किस तरह से यहाँ पे समानता हो सके, और जो न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं लोगों को प्रदान की जा सके। ऐसा नहीं है कि किसी को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, किसी के पास जो साधनों का वो केंद्रीकरण हुआ है। तो आर्थिक न्याय के लिए भी यहाँ पे पर्याप्त अधिकार लोगों को दिए गए हैं, किस तरह से आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे प्रयास किए जाएंगे। और
वो संविधान में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है कि किस तरह से आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार किसी के साथ पक्षपातपूर्ण यहाँ पे व्यवहार नहीं किया जाएगा, जिससे कि बरकरार हो सके यहाँ पे आर्थिक न्याय। तीसरा है इसमें, वो है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में यहाँ पे ये है इस तरह से कि किस तरह से यहाँ पे जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था में लोगों के लिए यहाँ पे राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किए गए हैं। और जो चाहे कितना ही अमीर क्यों ना हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन जो उसमें जो वोट है वो उसका भी एक होगा और अमीर का भी एक होगा। तो इस तरह से सभी के लिए जो राजनीतिक जो अधिकार है, वोटों का जो अधिकार है, वोटों का जो वेटेज है, वो सभी के लिए बराबर है। कोई भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है, जो न्यूनतम आयु सुनिश्चित की गई है। वोट देने का अधिकार 18 वर्ष ऊपर हो जाने के बाद वो व्यक्ति वोट दे सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो राजनीतिक न्याय है, राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए हमारे संविधान में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। चौथा है इसमें, वो है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने और ना मानने की अपनी उसकी चॉइस है, लेकिन सरकार यानी कि जो राज्य है उसमें दखल नहीं करेगा। उसकी अपनी चॉइस है, वो किसी धर्म को माने या ना माने, अपनी चॉइस है। यहाँ पे वो स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने ना मानने, उसकी क्या पूजा पद्धति होगी, किस तरह से वो अपने धर्म को मानता है या नहीं मानता है, वो उसका अपना एक निजी मामला है, राज्य उसमें कोई दखल नहीं करेगा। तो इस तरह से धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता है, यहाँ पे लोगों को वो पर्याप्त अधिकार है, वो किस धर्म को मानते हैं ना भी माने, वो उसकी अपनी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर थोपा जाएगा कि तो आपको ये धर्म मानना ही पड़ेगा। और धर्म के ऊपर इस तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पर। और जो सरकार है धर्म के आधार पर भेदभाव भी नहीं करेगी। और इस तरह से उनको पर्याप्त यहाँ पे स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे हमारे संविधान के तहत वो अधिकार लोगों को दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इसका ये जिक्र किया गया है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में इसके अधिकार दिए गए हैं। और ये इसकी एक नींव है, किस तरह से यहाँ इस देश में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, एक साथ वो बंधुत्व की भावना यहाँ पे बरकरार की जा सके, जिससे कि यहाँ पे लोगों के साथ एक भाईचारे की भावना भी देखी जा सके। तो इस चीज़ को कायम करने के लिए हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने ये इस संविधान के तहत हमें जो अधिकार दिए हैं, ये अधिकार दिए हैं। अगला है इसमें, वो है बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की भावना यानी कि किस तरह से यहाँ पे लोग बंधुत्व की भावना के साथ रहेंगे, लोगों में एक बंधुत्व की भावना पैदा हो सके, जिसमें क्या हो सके, राष्ट्रीय एकता और अखंडता और मजबूत हो सके। राष्ट्र की जो एकता है उसको कायम की जा सके, और जो हमारे आपसी जो भाईचारे की भावना है वो भी बढ़ाई जा सके, बंधुत्व की भावना। तो इस तरह से जो हमारे संविधान में है, संविधान में इसके पर्याप्त प्रावधान है, जिसमें कि एकल नागरिकता है, जो इस संदर्भ में दिखाता है कि किस तरह से जो हमारे जो अलग अलग राज्य है, अलग अलग जो राज्य है वो जो किसकी आइडेंटिटी होगी, उसकी होगी आइडेंटिटी एक राष्ट्र की। राष्ट्र के संदर्भ में प्रत्येक जो यहाँ का जो नागरिक है वो भी एक राष्ट्र का नागरिक है, ना कि एक अलग अलग राज्यों का नागरिक है। तो इस संदर्भ में जो ये बंधुत्व की भावना है, इसको पैदा करने के लिए इस संदर्भ में ये प्रावधान है। अगला है वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता यानी कि जो हमारे संविधान में है, संविधान में धर्मनिरपेक्षता की पर्याप्त यहाँ पे व्यवस्था की गई है। किस तरह से जो राज्य है, राज्य का अपना तो कोई धर्म नहीं होगा और ना ही राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करेगा, लेकिन जो यहाँ के जो लोग हैं वो धर्म को न मान सकते हैं और धर्म के आधार पर वो अपनी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन जो राज्य है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित होगा। तो इस संदर्भ में ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। इसमें सातवां है वो है समाजवादी राज्य। समाजवादी ये इसका अर्थ ये है कि किस तरह से जो यहाँ पे हमारे देश में जो अनेक प्रकार का जो शोषण होता था, जो अनेक प्रकार का जो अन्याय होता था, वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। समाजवादी
जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तो उन सभी शोषण को समाप्त करते हुए किस तरह से एक न्यायपूर्ण का यहाँ पे व्यवस्था कायम की जा सके, और हर एक जो संसाधन है, जो उत्पादन के जो साधन है, उसका किस तरह से इस तरह से उपयोग हो जो समाज के सभी वर्गों के लिए उसका लाभ पहुंचाया जा सके। तो इस तरह से जो समाजवादी जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे कायम की जाएगी, उसकी स्थापना की जाएगी, जिससे लोगों की एक सार्वजनिक भलाई के संदर्भ में यहाँ पे हर एक जो संसाधन है उसका उपयोग हो सके, जिसमें कि राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, इनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल सके। तो इस संदर्भ में समाजवादी यानी कि यहाँ पे जो भी स्रोत है उत्पादन के, आय के स्रोत है, जो भी संपत्ति है, यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति है, उसका किस तरह से सार्वजनिक कल्याण के संदर्भ में उसका उपयोग हो सके, राज्य उस पर आधारित काम करेगी। किस तरह से समाजवादी व्यवस्था को एक मजबूत बनाया जा सके, किस तरह से हर एक लोगों के जो हित है उसको सुरक्षित की जा सके। तो इस तरह से ये समाजवादी जो राज्य है इस पर आधारित होगा, इस तरह से इसका अर्थ है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये जाना है कि किस तरह से हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है, उसकी विशेषता है। हमने इसको बड़े विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास किया है, बिंदुवार जाना है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।